हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सुदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम इस वीडियो में मैथ कंप्लीट कोर्स का पहला वीडियो, जो कि हम कुछ दिन पहले आपको हम बताए थे कि हम मैथ का कंप्लीट कोर्स फ्री में हम यूट्यूब में कराने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने बोले थे। तो आज आपका फुल कोर्स का ये पहला क्लास है, जो कि आपका पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पूरा धीरे धीरे करके चलेंगे, ताकि अगर आपका मैथ का अगर आप जीरो लेवल पे हैं, मान लीजिए अगर मैथ का आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप यहाँ से मैथ का धीरे धीरे आपको जानकारी हो जाएगा। अगर आप किसी भी कम्युनिटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो मैथ है इसमें हम किसी स्पेशल के लिए नहीं करवा रहे हैं। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस इसमें आपको दिया जाएगा। तो हो सकता है आपका ये, मान लीजिए आप एसएससी का तैयारी करते हैं, या फिर जैसे अभी झारखंड का, मान लीजिए अगर झारखंड से हैं तो झारखंड का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, 10th पास, 12th पास या ग्रेजुएशन पास, जितना भी अगर आप प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करने वाले हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ से पूरा बेसिक से लेके चलेंगे और जो कि हम समझाएंगे वो हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि हम बहुत ही आसान तरीक़ा से समझाएंगे, एकदम धीरे धीरे लेके चलेंगे, उतना स्पीड में नहीं जाना है। अगर आपको नहीं भी आता है तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और जिनके अगर जो एक बार क्लास कर चुके हैं उनके लिए तो फिर रिवीजन हो जाएगा। और देखिएगा जो भी हम कुछ बताएंगे यहाँ पे वो एग्ज़ाम बेसिस पे पॉइंट टू पॉइंट एग्ज़ाम को लेके बताएंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी हम इसमें बताने वाले नहीं है। जैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए ये वीडियो बनने जा रहा है। तो वीडियो का आप अंत तक देखिएगा। और ये आज का पहला क्लास है। इसी तरह क्लास रोज़ चलेगा, तो रोज़ आपको यहाँ पे ऐसे ही वीडियो दिया जाएगा मैथ का, ठीक है। और एक साइड से यहाँ पे चैप्टर वाइज कंप्लीट हम कर देंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो आता है मैथ में वो आपका संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब फ्री कहने का मतलब है क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी पैसा पे करने का ज़रूरत नहीं है, ये टोटली फ्री है, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले देखते हैं। इसमें सबसे पहले जानना है आपको अंक के बारे में। ऐसे जनरली सबको पता है कि अंक क्या होता है, लेकिन अंक और नंबर में एक डिफरेंस होता है। जैसे अंक, जैसे इंग्लिश में ABCD हो गया, हिंदी में क ख ग घ हो गया, ठीक है। तो वो सब क्या है, वर्ण है। अगर इंग्लिश से बोला जाए तो लेटर है। इसी तरह से मैथ में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो है आपका अंक है, ठीक है। क्योंकि लेटर से मिलकर वर्ड बनता है इंग्लिश में, वैसे ही वन से बनकर हिंदी में शब्द बनता है। वैसे ही मैथ में अंक से मिलकर एक नंबर बनता है, ठीक है। इसको नंबर भी काउंट करते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए अभी हम कितना लिखे, 144 यानी कि 144 लिखे, तो देखिए यहाँ 4 4 और 1, मतलब कि यहाँ पे 2 4 और 1 एक साथ मिलाकर लिखे, तब जाके एक नंबर बना, जो कि क्या है 144। तो उसी तरह से जैसे बताएं आपको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट से मिलके वर्ड बनता है, वैसे ही यहाँ मैथ में अंक से मिलकर नंबर बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल। आपका अगर एग्जाम में मान लीजिए आ जाता है, क्योंकि नॉर्मल एग्जाम जैसे स्टेट एग्जाम हो गया, रेलवे में एग्जाम हो गया, तो पूछ देता है कि टोटल कितना अंक है हमारे गणित में, तो टोटल कितना हो जाएगा 10। 1 से 9 तक तो है और 0 मिला के 10, ठीक है। अब चलिए आगे। अब संख्या, आप संख्या तो हम बताएं आपको कि नंबर से मिलकर संख्या बनता है। जैसे 40 है, 4 और 0 मिलके 40 बन गया, तो ये आपका संख्या हो गया। देखिए इन्हीं अंकों से संख्याएं बनती है, तो अंक मिलकर ही संख्या बनता है, ठीक है। और संख्या को लिखने का तरीका संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली कहलाता है। जो हम संख्या लिखते हैं वो, जैसे हम पता है, आप मान लीजिए 04, कोई हम 40 लिखने बोले, आप 04 लिख दिए, तो वो 40 नहीं होगा, 4 0 लिखेंगे तभी 40 होगा। तो लिखने का जो तरीका है इसी को संख्या पद्धति बोलते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है, देखिए अब नंबर तो हम जान गए हैं कि अंक से मिलकर नंबर बनता है, संख्या बनता है। तो अब इसमें हमको नंबर के बारे में आपको जानना है कि नंबर में क्या क्या, आपको कैसे कैसे ये बढ़ता है नंबर में, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि नंबर को कितना तरह से अगर पढ़ते हैं, ताकि मेरा आसानी होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले संख्या हो गया। अब संख्या को 2 कैटेगरी में बांटना है। संख्या को 2 कैटेगरी में बांटेंगे तो क्या क्या बटेगा, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ठीक है। नंबर को जब बांटे 2 में तो किसे बांटे, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, जिसमें कि ये काल्पनिक संख्या वाला थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन
ये जो रियल नंबर हो गया, वास्तविक संख्या हो गया, इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से हमेशा आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। तो आगे हम एक्सप्लेनेशन बताएंगे, पहले अब हम चार्ट दिए हैं ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या नंबर को क्या बांटे, पहले वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में। फिर वास्तविक संख्या में किस में बांटेंगे हम, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, फिर देखिए आप, फिर अपरिमेय संख्या का यहाँ तक खत्म हो गया, लेकिन परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं, तो परिमेय संख्या को फिर बांटेंगे दो जगह में। किस में से बांटेंगे, परिमेय संख्या बांटेंगे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में, दशमलव, और दूसरा पूर्णांक। ठीक है, तो देखिए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तो हो गया। इसके बाद आप परिमेय संख्या में बांटना क्या है, पूर्णांक संख्या और फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन जो आपको पता है, भिन्न में जैसे 2/3 लिख दिए, 4/5 लिख दिए, ये आपका फ्रैक्शन होता है। और पूर्णांक हो जाएगा जो 0, -1, माइनस, इधर -1, -2, इधर +1, +2, इस टाइप से जाता है 3, 4 करके। तो वो जाएगा आपका इंटीजर में, जो पूरा पूरा रहता है, जिसमें दशमलव और ऐसा फ्रैक्शन नहीं रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। फिर आगे देखिए, अब पूर्णांक संख्या हो गया। पूर्णांक संख्या के बाद पूर्णांक संख्या को भी 3 भाग में बांटते हैं। पहला क्या बांटते हैं, धनात्मक पूर्णांक, शून्य और नकारात्मक पूर्णांक। अब देखिए, आप पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक किसको बोल देंगे, जो 0 से राइट साइड में जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो इधर बढ़ते जाएगा, ये हो गया आपका धनात्मक पूर्णांक, जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और फिर आगे इधर देखिए लेफ्ट साइड में, 0 के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4 जो होता है, ये सब आपका नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, जिसको हिंदी में नकारात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और ये जो 0 है, इसको ना तो पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है ना कि नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इसको 0 0 ही रहता है। इसलिए अब देखिए, अब 0 होने के बाद अब देखिए, अब यहाँ पॉजिटिव इंटीजर को नॉन नेगेटिव बोलते हैं, इसको नॉन पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि 0 जो है वो दोनों में आता है, कभी कभी सिचुएशन के अनुसार लिया जाता है। लेकिन 0 को एक्सेप्ट करके नेगेटिव इंटीजर, नकारात्मक और धनात्मक पूर्णांक आपको देखना है। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक में जो पॉजिटिव नंबर आया, यहाँ से 0 और धनात्मक पूर्णांक को लेना है। नॉन नेगेटिव मतलब गैर नकारात्मक, मतलब नेगेटिव को छोड़ के, मतलब पॉजिटिव को लेना है। 0 और पॉजिटिव को लेके हम आगे फिर बंटवारा देखते हैं। फिर आगे क्या बंटवारा है, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक और 0 को देखिए आप किसमें बांटा है, पूर्ण संख्या में और प्राकृतिक संख्या में। ये जो है यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या से प्रश्न देखने को मिलता है। लेकिन आपको हम ऊपर में इसीलिए बता दें ताकि आपको पता चले कि किस तरह से नंबर का विभाजन हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ आया, अब देखिए इसके बाद होल नंबर के बारे में आपको पता है कि होल नंबर जो है वो 0, 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होता है, जबकि नेचुरल नंबर जो है 1, 2, 3, 4, 5 करके प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है। लेकिन हम क्या बोले यहाँ पे गैर नकारात्मक, तो 0 से हमको देखना है। तो देखो 0 से अगर शुरू हो रहा है इधर, तो वो आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। लेकिन 1 से अगर हम लेंगे, यहाँ से 1 से लेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या में भी 3 जगह बांटते हैं। क्या क्या बांटते हैं, एक प्राइम नंबर बांटते हैं, एक यूनिटी बांटते हैं और कंपोजिट नंबर। यूनिटी जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा आपको याद रखना क्या है, पूर्ण संख्या को याद रखना है, नेचुरल नंबर को याद रखना है, प्राइम नंबर को याद रखना है, कंपोजिट नंबर को याद रखना है। फिर अगर यहाँ पे देखा जाए तो इंटीजर को याद रखना है। इंटीजर में आप क्या क्या आ गया, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो अगर नीचे से अगर क्वेश्चन में अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है कि क्या सभी प्राइम नंबर, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका एक बच्चा है, नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्या का एक बच्चा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो अगर यहाँ ऊपर से नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो वह सभी आपको वहाँ देखने को मिलेगा। जैसे नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे जाएगा। लेकिन प्राइम नंबर में जैसे 2 होता है, तो 2 भी तो प्राइम नेचुरल नंबर है। तो इस टाइप से अगर ऊपर से अगर नीचे से अगर ऊपर पूछेगा, इसलिए चार्ट को आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि सभी अभाज्य संख्या प्राकृतिक संख्याएं होते हैं, तो बोलेंगे यस, क्योंकि इसी का बच्चा है। छोटा रूप देखा जाए, प्राकृतिक संख्या का छोटा रूप अभाज्य संख्या है। तो अगर ऊपर से पूछेगा
सॉरी नीचे से अगर ऊपर पूछेगा तो आपका सब सही हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर से सभी का पूछेगा, जैसे मान लीजिए अगर बोल दें सभी प्राकृतिक संख्याएं अभाज्य संख्या है, नहीं है, क्योंकि सभी क्यों नहीं है, क्योंकि वन तो अभाज्य संख्या है नहीं। तो अगर ऊपर से अगर नीचे पूछा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर नीचे से ऊपर पूछा तो सबसे हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर हम बोल दें, अगर हमको नहीं भी पता है बीच में कुछ भी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमको मान लो बीच में कुछ भी पता नहीं है, तो हम देखेंगे कि अगर पूछ दें कि अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो हाँ सही हो जाएगा। लेकिन सभी वास्तविक संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं कहीं देखने को मिलता है। इसलिए इसको थोड़ा सब्जेक्टिव टाइम में इसको लेना है, ठीक है। अगर नीचे से ऊपर अगर कॉपी में अगर आप नोट्स बनाएंगे तो इसको अच्छा से पूरा लिख लेंगे। जैसे हम चार्ट में दे देंगे, हो सकता है हम पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए इसका देखते हैं विस्तार, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्याएं। हम क्या बोले प्राकृतिक संख्या में, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। या जनरली आपको याद रखना है, जीरो को छोड़कर सभी धनात्मक पूर्णांक को आपको नेचुरल नंबर में लेना है। जीरो अगर हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये जाते रहेगा इन्फिनिटी तक, अपरिमित है, 6 7 हज़ार 2 हज़ार 5 लाख 10 लाख जितना जाएगा वो सभी नेचुरल नंबर है या कि प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखिए आ गया यहाँ नीचे में होल नंबर। होल नंबर में बस नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, उसमें खाली जीरो का अगर हम ऐड कर देंगे तो वो आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो यही एग्जाम में पूछा जाता है कि जीरो पूर्ण संख्या है कि नहीं है। जीरो पूर्ण संख्या है, लेकिन अगर पूछ दिया जीरो प्राकृतिक संख्याएं हैं तो नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इसमें बस जीरो को खाली ऐड कर दिया तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगा कि जीरो से इन्फिनिटी तक जाएंगे तो वो पूर्ण संख्या हो गया, एक से इन्फिनिटी तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ देगा, मान लीजिए पूछ दिया कि सबसे छोटी, अब बोले सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्या क्या है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपको पता है 1, क्योंकि ये सब क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। अगर यहीं पे बोल दिया सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा 2, ठीक है। लेकिन सबसे छोटी अगर संख्या बोल दिया तो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर पूर्ण संख्या पूछा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है तो 0 हो गया। इसमें लड़का कंफ्यूज हो जाएगा, मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में है तो कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो बोलिए 0 भी ऑप्शन में है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, इसका मतलब सबसे छोटा तो 0 होगा, तो आप 0 मार के आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 0 होता ही नहीं है। लेकिन पूर्ण संख्या अगर बोल दिया है कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस यहाँ पे आपको जानना है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका पूर्णांक। अब आगे क्या देखिए, पूर्णांक में क्या बोल रहा है, जब हम पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो इनसे बने समुच्चय को पूर्णांक संख्या का समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहने का मतलब इंग्लिश में जिसको सेट बोलते हैं, 5 बुक का एक सेट, 4 बुक का एक सेट, उस टाइप से जिसे बोलते हैं ना, 2 जूता का एक सेट, उस टाइप से उसको सेट बोलते हैं। तो पूर्णांक संख्या में क्या बोलता है, पूर्ण संख्या यहाँ हो गया। अब पूर्ण संख्या का जो धनात्मक है, धनात्मक मतलब ये प्लस वाला, इधर हो जाएगा ऋणात्मक मतलब नेगेटिव वाला। तो इंटीजर में देखा जाता है कि इंटीजर 0 भी होता है, 1 2 3 इधर प्लस वाला भी होता है और माइनस वाला भी होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि सबसे छोटा इंटीजर अगर पूछेगा तो आपका माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि एग्जाम में नहीं पूछता है। लेकिन सबसे बड़ा पूर्णांक पूछ दिया तो प्लस इन्फिनिटी होता है, जो कि ये भी पूछेगा नहीं। लेकिन इसमें एग्जाम में कैसे पूछेगा कि इसको अरेंज करो, छोटा से बड़ा में अरेंज करो। तो मान लीजिए जैसे हम 1 2 3 4 5 इस टाइप से दिए हैं। अगर पॉजिटिव में दिए हैं तो ये तो आसान है भाई, कि हम पॉजिटिव में तो हम बार बार पढ़ते हैं कि 1 2 3 4 5 ऐसा छोटा होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे लिखे, बोले कि छोटा से बड़ा करो, तो 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हम बोल दिए, इसमें कन्फ्यूज हो जाएगा क्या, अगर हम बोलें -2 बड़ा कि -3 बड़ा, अगर हम क्वेश्चन पूछ दिए -2 बड़ा या -3 बड़ा, लेकिन पॉजिटिव में जब रहता है, जब धनात्मक में रहता है, जिससे 2 और 3 हो गया,
तो इसमें देखेंगे तो हम बोले भाई 2 तो छोटा है, 3 बड़ा है, तो यहाँ देखेंगे क्या 3 बड़ा हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव में केस में क्या देखना है, जो नेगेटिव छोटा रहता है वही बड़ा रहता है। जैसे यहाँ पे जो 0 से जितना दूर जाएगा वो उतना इधर घटते जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में जितना बढ़ते जाएगा वो उतना घटते जाएगा, वैसे दायां साइड में जितना बढ़ते जाएगा वो उतना बढ़ते जाएगा। तो अगर नेगेटिव में है तो जो छोटा वाला है वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव में है तो बड़ा वाला बड़ा हो जाएगा। पॉजिटिव में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे अरेंज करने के लिए आता है। जैसे मान लीजिए -10 हो गया, -20 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया, बोल दिया इसको छोटा से बड़ा में अरेंज करो। तो छोटा से बड़ा में अरेंज करो तो हम लोग अगर पॉजिटिव वाला देखेंगे, धनात्मक वाला, तो 4, 6, 10, 20 कर देंगे, लेकिन वैसा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, -4, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, -20, क्योंकि 0 से सबसे ज़्यादा दूरी में कौन है, -20, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो हम इसको छोटा से बड़ा अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, -20, फिर आ जाएगा -10, फिर आ जाएगा -6, फिर आ जाएगा -4। तो ये बस अरेंज करने को बोलता है कि छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा अरेंज कीजिए। तो अगर छोटा से बड़ा बोल दिया तो इस टाइप से करेंगे, अगर बड़ा से छोटा कर देंगे तो इसको आगे कर देंगे, इसको पीछे कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए धनात्मक पूर्णांक हो गया, जो पॉजिटिव में रहता है, जो 1 2 3 4 डायरेक्ट लिखा रहता है वो धनात्मक पूर्णांक हो गया, और जो नेगेटिव में रहता है वो -1, -2, -3, -4 करके वो आपका ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ठीक है। अब देखिए शून्य को धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी माना जा सकता है सिचुएशन के अनुसार। शून्य को कभी धनात्मक भी मान लेते हैं, कभी ऋणात्मक भी मान लेते हैं। यहाँ पे कोई इसका बाउंडिंग नहीं है, ये कुछ भी माना जा सकता है, ठीक है। अब आइए अब आगे देखिए परिमेय संख्या में, जो कि इम्पोर्टेंट है। परिमेय संख्या क्या बोलता है, अगर आप 10th क्लास अगर ध्यान से दिए होंगे तो 10th क्लास में बहुत बार परिमेय आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसी को देखते हैं। जिन संख्याओं को p/q के रूप में दर्शाया जा सके, जहाँ p और q कोई पूर्णांक संख्या हो। अब पूर्णांक संख्याओं किसका मतलब क्या है, पूर्णांक संख्या मतलब क्या, -1, -2, -3 भी, 0 भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक भी। तो पूर्णांक के बारे में अगर हमको नहीं पता रहता तो पूर्णांक हम नहीं कर पाते हैं। जबकि q = 0 नहीं हो, q = 0 नहीं हो, p एवं q में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए p/q के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं, मान लीजिए अगर हम 4 लिखें तो क्या हम इसको p/q में बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि इसको 1 हम नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लिखेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4/1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, p 4 और q का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। लेकिन और एक यहाँ पे क्या इसको याद रखना है कि कभी भी किसी भी नंबर का नीचे 0 हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको 0 अगर 4/0 कर दिए तो यह इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं ये अपरिभाषित है, इसीलिए बोला यहाँ पे। अगर हम q को अगर हम, क्योंकि पूर्णांक संख्या में तो q 0 भी आता है, 0 1 2 3 4 इधर -1 सब आता है, लेकिन 0 को नहीं रखना है। कहने का मतलब ये है कि 0 को हम नीचे नहीं रख सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में कैसा, देखिए 4/5 है, 6/1 है, 7/2 है, 4 है, 5 है, -1 है। ये सभी p/q में लिखा जा सकता है, क्योंकि 4/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, -1/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे p क्या हो जाएगा -1, q क्या हो जाएगा 1। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा p 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे देखिए q कितना हो जाएगा इसमें 2, इसमें कितना हो जाएगा 4। तो इसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में बस जनरली ऐसे ही पूछा जाता है। इसमें भी पूछा जाता है कि छोटा बड़ा करने के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हम आपको बताएंगे आगे क्लास में कि कैसे हम इसको पहचानें कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसका तरीका बताएंगे। अभी बस हम आपको संख्या का जितना भी पार्ट्स है उसके बारे में हम बस चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 5 देखिए क्या है, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या तो समझ गए कि जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं दर्शाया जा सके, जहां p और q कोई पूर्णांक संख्या हो, जबकि q नॉट इक्वल टू 0 मतलब q जो है 0 के बराबर ना हो, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि √2 हो गया। √2 जो हो गया, अब इसका वैल्यू क्या होता है
1.414 ये चलते रहता है। ये तो मेरा अप्रोक्सीमेट है, मतलब ये लगभग वाला है, क्योंकि चलते रहता है। इसको हम कभी भी नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे लिख दिए तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 1000, तो 14 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कंप्लीट नहीं ना है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम लिख नहीं पाएंगे P/Q में। इसीलिए √2 √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब भी आपका अपरिमेय संख्या है। जिसको हम लिख सकते हैं P/Q में उसको परिमेय बोलते हैं, जिसको हम नहीं लिख सकते हैं उसको हम अपरिमेय बोलते हैं। जैसे पाई हो गया, पाई के वैल्यू जनरली हम लोग क्या जानते हैं 22/7, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 3.14 ऐसे करते 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 ये इन्फिनिटी तक चल जाता है, इसलिए इसको भी हम नहीं लिख सकते हैं। इसलिए ये सब अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है कि पाई क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो फिर आपको यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए आगे 6 नंबर में वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब वास्तविक संख्या को अगर देखा जाए तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का बाप है, ठीक है, और वो दो उसका बेटा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है उसमें कि दोनों को मिला दें तब जाके हम वास्तविक संख्या प्राप्त करेंगे। इसका मतलब परिमेय संख्या जो 5/4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देते हैं और उसका जो एक कलेक्शन बनता है, इसका एक सेट बनता है, उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सब आ गया, आप परिमेय संख्या भी आ गया, अपरिमेय संख्या भी आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे है आपका सम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं, वो प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो। ऐसे संख्याएं जो 2 से पूरा कटेगा उसको हम बोलते हैं क्या, सम संख्या। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 10, 12, ये जनरली सबको पता होता है। तो सम विषम आपको याद रखना कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि मान लिए तो ऑप्शन में दे दिया 3, 7, 8 और दे दिया 9। अब बोल दिया कि सब जो ऑप्शन दिया उसमें सम संख्या कौन सा है, तो 8 हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है। तो सम विषम में आपको, विषम में क्या होता है जो 2 से पूरा नहीं कटता है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 हो गया, तो ये हो गया आपका विषम संख्या। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है उसको आपको अच्छा से समझना है, क्योंकि अभाज्य संख्या से हमेशा आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अभाज्य संख्या देखिए, 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और 1 से अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। 1 से बड़ी सभी संख्याएं, 1 से बड़ी सभी संख्याएं जो खुद से, यानी कि मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 2, जो केवल 2 से मतलब खुद से और 1 के अलावा किसी और से भाग नहीं लगना चाहिए। क्योंकि 2 को अगर हम भाग देंगे 2 से तो कटेगा, 1 से भाग देंगे 2 से कटेगा, लेकिन इसके अलावा और किसी से नहीं कटना चाहिए, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अगर जनरली अगर थोड़ा सा अगर हम देखा जाए तो जिसका 2 ही फैक्टर हो या 2 ही गुणनखंड हो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, क्या 4 को हम बोल सकते हैं अभाज्य संख्या। तो देखिए 4 को कौन कौन डिवाइड करेगा, भागा कौन कौन करेगा इसमें पूरा, एक 1 करेगा, एक 2 करेगा, एक 4 करेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्वयं उसी संख्या और 1 के अलावा किसी से नहीं भाग होना चाहिए। तो स्वयं मतलब 4 से भाग होना चाहिए था और 1 से भाग होना चाहिए था, उसके अलावा किसी से भाग नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 से भाग हो रहा है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो ये क्या है, तो फिर ये हो जाएगा आपका भाज्य संख्या। डिफरेंस बस यही है दोनों में। भाज्य संख्या में होता क्या है, 1 से बड़ी सभी संख्याएं जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो या 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, या कहा जाए तो वो अपने से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, इसके अलावा अतिरिक्त से भी कटेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वे सभी संख्याएं जिनमें अपने और 1 के अतिरिक्त कम से कम और एक संख्या से भाग लग सके उसे भाज्य संख्याएं कहलाती है, या जिसको कहते हैं। तो अब देखिए, अब इसको अच्छा से बताते हैं आपको। अभाज्य संख्या क्या बोले हम अभी, जो केवल खुद से और 1 से कटेगा उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। और भाज्य संख्या जो होता है जो 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा और किसी एक नंबर से कम कटना चाहिए। बाकी उधर 2, 3, 4, 5, 6 से भी कट सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको जो डिफिनेशन याद रखना है या अपना मन में याद रखना है कि अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो 2 ही नंबर से कटता है और
अभाज्य संख्या जो है वह 2 से ज़्यादा नंबर से कटता है। ठीक है, अब देखिए एक जो है, एक का तो केवल खुद से कटेगा, ठीक है, लेकिन और किसी से नहीं कटता। हम क्या बोले, 2 नंबर से कटना चाहिए कम से कम अभाज्य संख्या के लिए, 2 नंबर से कटना चाहिए। और भाज्य संख्या क्या बोले हम, 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा नंबर से कटना चाहिए। इसमें 2 नंबर से ही, 2 संख्या से ही, ना ज़्यादा ना कम। 2 संख्या से जो कटेगा उसको अभाज्य बोलते हैं, और जो 2 संख्या से ज़्यादा से कटेगा उसको हम भाज्य बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए ये नंबर ले लिया हम। अब देखिए 1 तो 1 को सबसे पहले इग्नोर करना है कि 1 तो ना तो अभाज्य संख्या है ना तो भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 का एक ही नंबर से भागा होता है जो कि वो खुद है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, 2 संख्या से भाग लेना चाहिए, उसको अभाज्य बोलेंगे। जो 2 से ज़्यादा से लगेगा उसको हम भाज्य बोलेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। अब देखिए इसमें है आपका एक, तो हम बोलते हैं कि इसको इग्नोर कर देना है। अब 2 में देखिए 2 किससे किससे कटेगा, 1 से और 2 से, तो इसका मतलब इसका और किसी से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अभाज्य, ये हो जाएगा अभाज्य। फिर 3 में देखिए 3 किससे किससे कटेगा, 1 और 3 से, इसका मतलब ये भी हो जाएगा क्या, अभाज्य। लेकिन 4 में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये किससे किससे कटता है, 1 से, 2 से, 4 से, तो इसमें हो गया 3, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। ठीक है, 5 में देखिए 5 में किससे किससे कटेगा, 1 से और 5 से, तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। फिर 6 में आते हैं तो 6 किससे किससे कटता है, देखो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, तो ये तो इसमें 3 से ज़्यादा हो गया, 4 हो गया, तो क्या बोले 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये 2 से ज़्यादा है, 4 है तो 2 से ज़्यादा हो गया, तो ये जो है आपका, ये हो जाएगा आपका भाज्य संख्या। ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। जिसको हम गोल कर रहे हैं वो है अभाज्य, जो हम वर्ग बनाएंगे जिसमें ये 4 कोना बनाएंगे वो हो जाएगा भाज्य। अब 7 में देखते हैं 1 और 7, इसके अलावा किसी से नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य। लेकिन 8 में देखते हैं 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य। फिर 9 में आते हैं, 9 भी किसी से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 भी कटेगा, तो ये हो जाएगा भाज्य। मतलब अगर देखा जाए तो जो अभाज्य संख्या नहीं है वो भाज्य संख्या है। ठीक है, ये एक शॉर्टकट आपको याद रखना है, जो अभाज्य संख्या नहीं है वो क्या है, भाज्य संख्या, या फिर जो भाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्या नहीं है, एक को छोड़ के, एक को इसमें आपको रखना ही नहीं है। फिर 10 में देखिए 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 5 से जाएगा, 10 से जाएगा, तो ये भी हो गया भाज्य संख्या। जितना भी स्क्वायर करेंगे वो भाज्य संख्या। 11 देखिए 1 से जाएगा, 11 से जाएगा, तो ये हो गया क्या, अभाज्य संख्या। फिर 12 देखिए किसी से कटेगा, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, इसमें तो बहुत ज़्यादा हो गया। इसका कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो ये भी आपका भाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसको हम 12 तक आपको बताने का पीछे हमको रीजन है, क्योंकि ऐसा बताने के बाद आपको हम यहाँ पे क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास कॉपी अगर नहीं लग रखा तो कॉपी में अगर लिख लीजिएगा कि नोट्स अपना बना लीजिएगा, ताकि आपको। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है 5-6 पॉइंट आपको याद रखना है, उसमें से मेन पॉइंट है 5 लाइन हम आपको बोल रहे हैं, 6 लाइन, उसको आपको कॉपी में नोट कर लेना है। सबसे पहले नोट करना क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपका 2 होता है। सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 होता है। लेकिन सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से भाज्य संख्या में सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। सबसे छोटा सम भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। लेकिन सबसे छोटा अगर विषम भाज्य संख्या बोले तो क्या हो जाएगा, 9, क्योंकि 9 से नीचे कोई भी ऐसा भाज्य संख्या नहीं है जो कि विषम है, इसलिए सबसे छोटा जो विषम भाज्य संख्या वो क्या हो जाएगा, 9।
आपको देखने में भले बड़ा लग रहा होगा लेकिन आंसर आपका 9 ही होगा। एग्जाम्पल में आपका दे दिया, मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि सबसे छोटा, इधर देखिएगा, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या क्या है। तो आपको दे दिया यहाँ पे 3, 9, 3, 2, 4 और 9। तो आपको तो थोड़ा सा याद अगर आएगा तो देखिए कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या तो क्या होता है, 4 होता है। लेकिन अगर विषम बोल दिया तो वो 9 हो जाएगा। यहाँ सोचने में भी आपको खराब लगेगा कि भाई 9 यहाँ पे कैसे होगा, क्योंकि 3 भी इससे छोटा है, विषम है तो छोटा है ना 3, लेकिन क्योंकि 3 तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 9। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये सब 5-6 पॉइंट को आपको कॉपी में नोट कर लेना है कि सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आगे अभाज्य संख्या में थोड़ा सा कुछ आपको याद रखना है कि 1 से 50 तक कितना अभाज्य संख्या होता है। 1 से 50 तक कितना अभाज्य संख्या होता है, तो 15 होता है। और 50 से 100 तक के बीच कितना अभाज्य संख्या होता है, तो 10 होता है। इसीलिए 1 से अगर 100 तक देखें तो टोटल कितना अभाज्य संख्या होता है, 25 होता है। तो इसको आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 50 तक कितना अभाज्य संख्या होता है, तो 15 होता है। 50 से 100 के बीच कितना होता है, तो 10 अभाज्य संख्या होता है। और अगर 1 से 100 तक पूछ दिया तो कितना अभाज्य संख्या होता है, 25 होता है। ठीक है, तो इसको याद आपको रखना है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, भाज्य अभाज्य हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है एक को प्राइम नंबर, जिसको सह अभाज्य बोलते हैं। सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल में ऐसे 4 दे दिया, एक सह अभाज्य है और बाकी सब अभाज्य होगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सह अभाज्य इतना है, जितना भी नंबर है आज इसमें कंप्लीट हो जाएगा। सह अभाज्य होता है जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, आपस में सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। उभयनिष्ठ कहने का मतलब जो है एक के अलावा, जैसे उभयनिष्ठ वही होगा, उसके अलावा नहीं होगा। जैसे एक के अलावा जो है कोई भी उभयनिष्ठ करने का मतलब कॉमन गुणनखंड जो है वो कोई नहीं होगा। जैसे 2 और 3 को देखें, एग्जाम्पल में है 2 और 3, इसमें देखिए कौन कौन काटेगा इसको, 2 और 3 को, इसमें केवल एक ही काटेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ये 2 को काट दे। तो ये हो जाएगा आपका को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल हम ले लिए 4 और 8, क्या यह को प्राइम है या सह अभाज्य है, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो 1 से भी कटता है दोनों, 2 से भी कटता है दोनों और 4 से भी कटता है दोनों। तो क्या बोले हम अभी, केवल 1 से कटना चाहिए, इसके अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं हो। मतलब यहाँ तो कॉमन हो गया, 4 4 हो गया, 2 2 हो गया, 1 तो है, तो ये होगा नहीं। लेकिन अगर हम मान लें 5 और 8, तो 5 और 8 में देखें तो एक जो है 5 काटेगा, 8 काटेगा, यानी इसके अलावा कोई इसको नहीं काटेगा। इसीलिए ये हो जाएगा को अभाज्य या सह अभाज्य बोलते हैं। इंग्लिश में को प्राइम नंबर, हिंदी में सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये जब संख्या जो है, यही सब संख्या जो है इम्पोर्टेंट था। क्या क्या इम्पोर्टेंट था, अभाज्य, भाज्य और सह अभाज्य संख्या 3 हो गया इसमें, और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये 5-6 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये हमेशा आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा। इसमें आता है क्या क्या, पहला आता है जातीय मान और स्थानीय मान। ये हमेशा स्टेट एग्जाम में तो हमेशा देखने को मिलता है, ये भले एसएससी रेलवे में ना देखने को मिले, लेकिन स्टेट एग्जाम में हमेशा ये देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देखिए फेस वैल्यू जातीय मान। अब फेस को देख के आप यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं कि फेस मतलब होता है चेहरा, किसी का चेहरा देख के आपको बताना है। मान लीजिए आपका घर में अगर कोई लड़का है, इसका नाम मान लीजिए राहुल है, राहुल हो गया, या कुछ भी नाम आपका जो भी है, तो उसका चेहरा देखते ही आपको उसका नाम याद आता होगा। ठीक है कि हाँ ये राहुल है। ऐसा थोड़ी कि आप राहुल को देख के किसी और का नाम ले दिए, माने राहुल को देख के आप कृष्णा बोल दें, ऐसा नहीं ना होगा। तो इसीलिए फेस देख के आपको बताना है कि वो कौन है, तो राहुल है, कृष्णा नहीं बोल सकते। वैसे ही यहाँ पे भी किसी भी अंक का जातीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता है, उस अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे ही जातीय मान कहते हैं। अब देखिए वह संख्या के स्थान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे
इकाई दहाई अगर थोड़ा बहुत अगर आपको याद होगा तो आप पढ़े होंगे स्थान, संख्या का स्थान क्या होता है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, जिसे यहाँ पे लास्ट में जो होता है उसको बोलते हैं इकाई, फिर दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो यहाँ पे क्या है 5,74,873 लिखा हुआ है। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो बोले जिस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिखा हुआ है एग्जाम्पल में, 7 का जातीय मान क्या है 7 है। चेहरा मतलब जो दिखता है वही उसका जातीय मान होता है या उसका फेस वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ 7 का पूछा है, अगर हम यहाँ पे हम बोल दें कि 5 का जातीय मान क्या है तो क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, क्योंकि जातीय मान मतलब क्या फेस वैल्यू, मतलब चेहरा देख के बोलना है, जो है दिखता है वही उसका फेस वैल्यू होता है। अगर 4 का पूछे तो 4 का फेस वैल्यू 4 ही हो जाएगा, 3 का फेस वैल्यू 3 ही हो जाएगा, 6 का फेस वैल्यू 6 ही हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इसी में कन्फ्यूज हो जाता है कि फेस वैल्यू और स्थानीय मान क्या होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। ये हो गया जातीय मान जिसको फेस वैल्यू, इसका ट्रिक क्या है फेस। अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो एग्जाम में आपका इंग्लिश क्वेश्चन भी रहता है, तो इंग्लिश में अगर हिंदी समझ में आ रहा है जातीय मान क्या होता है तो एक बार इंग्लिश देख लेते हैं, क्या पता इंग्लिश वाला समझ में आ जाए। तो अगर तुमको फेस दिख जाएगा समझ जाना कि फेस वैल्यू मतलब जो नंबर दिखता है वही उसका फेस वैल्यू होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्थानीय मान आता है। स्थानीय मान जो है किसी अंक का स्थानीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है। अब प्लेस वैल्यू या जिसको हिंदी में स्थानीय मान बोलते हैं, उसका स्थान में, उसका नाम ही में स्थानीय है, स्थानीय तो स्थान में तो डिपेंड करेगा ही, स्थान नाम ही में है तो इसलिए वो डिपेंड स्थान में करता है। इस टाइप से ट्रिक आपको लगाना है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 7,375। अब देखिए यहाँ पे 7 का स्थानीय मान पूछा है। अगर हम बोले कि ये 7 का स्थानीय मान क्या होगा और ये 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्लस फेस वैल्यू पूछें, जातीय मान पूछे कि ये 7 का जातीय मान क्या होगा और ये 7 का जातीय मान क्या होगा, तो दोनों का सेम हो जाएगा, जो कि क्या होगा 7 होगा। लेकिन प्लेस वैल्यू को देखते हुए प्लेस वैल्यू में वो सेम नहीं होगा, क्योंकि उसका स्थान भी निर्भर करता है। देखिए यहाँ पर 7 कौन सा स्थान में है, इकाई दहाई, तो ये कौन सा स्थान में है दहाई स्थान में है। लेकिन अगर ये 7 को देखें, ये कौन सा स्थान में, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो अगर आप ऐसा ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको एकदम माइंड में इस टाइप से, मान लीजिए अगर ये 7 का अगर हम पूछ दें तो ये कितना हो जाए इकाई दहाई, तो 7 10 से कितना हो जाएगा 70। तो इसका अगर यहाँ पे देखिएगा तो ये जो 7 इसका पूछा तो बाकी इसको 0 पीछे कर देना है, बाकी को 0 बना देना। जैसे ये 5 को हम 0 बना दें, कितना हो गया इसका 70। इसको नहीं देखना, आगे नहीं देखना है, इसको देखिए 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 70। पीछे में बस 0 बैठा दीजिए, जितना पीछे में नंबर है उसका जगह में 0 बैठा दीजिए, वो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। वैसे ही देखिए यहाँ पे अगर अगर ये 7 का पूछे, आगे वाला 7 का पूछे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, अगर हज़ार में आ रहा है तो इसका मतलब 7,000 इसका स्थानीय मान होगा। अगर वैसा समझ में नहीं आ रहा तो क्या बोले हम, उसका पीछे में जितना भी अंक है उसको हमको 0 कर देना है, तो 0 कर देते हैं, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो कितना हो गया 7,000 हो गया इसका स्थानीय मान। इसीलिए अगर यहाँ पे हम देखें, इसमें देखें तो कितना हुआ था 70 हुआ था, इसमें देखें तो कितना हुआ 7,000। इसलिए दो नंबर का सेम नंबर है लेकिन दो जगह स्थान पर है तो उसका स्थानीय मान सेम नहीं होगा, लेकिन फेस वैल्यू जो है वो सेम हो सकता है। देखिए अच्छा से आपको थोड़ा सा इधर जगह कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताते हैं थोड़ा सा अच्छा से एग्जाम में क्वेश्चन में कैसे। तो देखिए अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको देख के जाके आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर लेते हैं हम 6,8,4,5, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसा पूछेगा, क्वेश्चन पूछ दिया आपका कि 8 का स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर है। क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा क्योंकि फ़ोन में लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो क्वेश्चन भी आपको देंगे, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आपको मिलेगा क्लास के बाद या फिर क्लास कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोले हम, 8 का जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर क्या है या डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे जातीय मान। जातीय मान पूछ दिया, जातीय मान क्या होगा 8 का जातीय मान, 8 का जातीय मान क्या हो जाएगा 8, लेकिन स्थानीय मान क्या हो जाएगा, स्थानीय मान क्या हो जाएगा 8, फिर इसको 0 0 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 800। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 792 का, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। या जनरली पूछा जाता है कि 4 का जातीय मान क्या होगा, तो 4 होगा,
5 जातीय मान क्या होगा, तो 5 होगा। लेकिन अगर पूछ दिया 4 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 40 हो जाएगा। 6 का अगर स्थानीय मान पूछा तो क्या हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार, तो 6000 हो जाएगा। इकाई दाएँ सैकड़ा, तो 800 हो जाएगा। स्थानीय मान में स्थान को देखना है, जातीय मान में बस उसका जो भी वैल्यू है वही उसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब आगे देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी था 7 3 4 7, ये जातीय मान स्थानीय मान का तो अंतर वाला क्वेश्चन हम बता दिए ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि दोनों 7 का स्थानीय मान में अंतर कितना है। अब इसका साथ अंतर कितना हो जाएगा, 7 गुने कुछ नहीं तो 7 ही हो जाएगा इसका स्थानीय मान। इसमें कितना हो जाएगा स्थानीय मान, 7 0 0, 3 पीछे है तो 3 0 लग जाएगा, तो 7000 हो जाएगा। तो अब बोला कि 7 जो नंबर है उसमें जो 7 दोनों 7 का स्थानीय मान का अंतर कितना है, तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 6993। तो ये हो जाएगा। इसमें स्थानीय मान दोनों का स्थानीय मान निकालना है, उसको अंतर करना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला था, 8 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। तो जातीय मान स्थानीय मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट कर लेना है, आपको डबल स्टार उसमें लगा के रख लेना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम इंपॉर्टेंट बताएं यहाँ पे, तो आपको ये इंपॉर्टेंट हो गया, फिर आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया, फिर आपका अभाज्य संख्या वाला जो हम 5 पॉइंट बताएं वो इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया जो आप बताएं नंबर, ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आपको लिख लेना है। फिर आगे आपको क्या लिखना है, इसमें पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में जो क्या डिफरेंस था, सबसे छोटा 1 था, सबसे छोटा 0 था पूर्ण संख्या, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का यही पहला वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। और आपको समझ में आ रहा तो कमेंट भी अच्छा कर दीजिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ हमको समझ में आ गया। तो इसी तरह समझाएंगे, या फिर आपको अगर कहीं लगा कि ऐसा समझाना नहीं समझ में आया तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पर समझ में आया तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम वो आपको अलग से समझा देंगे। ठीक है।